एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा आज आपके सामने लाई है टॉपिक बृहजा शक्तियाँ, यानी कि जो शक्तियाँ बाहरी ओर से हमें जो दिखाई देती हैं वो काम करती हैं तो उन्हें बोलते हैं बृहजा शक्तियाँ। इससे पहले मैंने अंतजा शक्ति के बारे में टॉपिक को बना चुकी हूँ वीडियो। अगर अब हम बृहजा शक्तियों की बात करें तो बृहजा शक्तियों में जो शक्तियाँ होती हैं इसका बृहजा शक्ति का काम क्या होता है? विषमताओं को दूर करना। विषमताओं को दूर करना, क्योंकि जो अंतर्जा शक्तियां होती हैं वो क्या काम करती हैं? विषमताओं को लाती हैं, और इनका काम क्या होता है? विषमताओं को दूर करना, यानी जो विषमताएं होती हैं उनको वो दूर करते हैं, यानी कि जो संरचना का निर्माण होता है उनको वो विनाशकारी करते हैं। तो इनको दूसरा नाम होता है इनका विनाशकारी शक्तियां। एक तो विनाशकारी वो तो ज्वालामुखी भूकंप होते हैं, लेकिन हम विनाशकारी शक्ति बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि इनका काम क्या होता है? विनाश करने का होता है। ठीक है, अगर हम बृहजा शक्तियों की बात करें तो इसके दो मुख्य कारक हैं। पहला अपक्षय, ठीक है, और दूसरा होता है अनाच्छादन। अब ये अपक्षय अनाच्छादन क्यों एक साथ जोड़ा गया? क्योंकि अपक्षय और अनाच्छादन का आपस में क्या रिलेशन है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो अपक्षय जो है वो जो क्रिया होती है वो अपने स्थान पर क्षय होना, यानी कि नष्ट होना। जब अपने स्थान पर क्षय होती है तो उसे बोलते हैं, इससे क्या होता है? अवसाद का निर्माण। अगर इससे क्या होगा? अवसाद का निर्माण, अवसाद का निर्माण होता है। और अनाच्छादन में क्या आता है? अपक्षय और प्लस अपवर्तन, दो चीज शामिल की जाती है इसमें, एक अपक्षय और दूसरा अपवर्तन। और अनाच्छादन अपक्षय में क्या क्या चीज शामिल होती है? तो अपक्षय में अगर हम बात करें तो अपक्षय में तीन चीज होती है। पहला आता है विघटन, दूसरा आता है वियोजन, और तीसरा आता है अपघटन। ठीक है, ये तीन क्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं अपक्षय के अंतर्गत। अब और बृहद संच अपवर्तन, यानी कि अपने स्थान पर इसका अपक्षय माने नष्ट होना, अपवर्तन माने इकट्ठा होना। ठीक है, बृहद संचलन का मतलब होता है यहाँ परिवहन से। ठीक है, और अगर हम अपक्षय की बात करें तो अपक्षय का सबसे पहले और स्पष्ट रूप में जो प्रयोग किया था वो किया था होम्स महोदय ने। ध्यान रखना, किसने किया था? होम्स महोदय ने इसके सबसे बारे पहले बताया था। और अगर हम ठीक है, अब हम बात करते हैं अनाच्छादन की। अनाच्छादन दोनों चीजें आती हैं, अपक्षय और अपवर्तन दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। तो अगर हम अनाच्छादन की बात करें तो इसमें अनाच्छादन के अंतर्गत दो तरह की शक्तियां काम करती हैं। पहली आती है हमारी स्थिति शक्ति, दूसरी आती है हमारी गतिशील शक्ति। स्थिति शक्ति यानी कि अपने ही स्थान पर जो कार शक्तियां काम करती हैं वो स्थैतिक होती हैं। स्थिति शक्ति में क्या आता है? अपक्षय, और गतिशील शक्ति में आता है हमारा अपवर्तन। ठीक है, अगर हम अपक्षय की बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं अपक्षय की। ठीक है, तो अगर हम अपक्षय की बात करें तो अपक्षय में जो है हमारे तीन तरह के होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ठीक है, और अपवर्तन से मतलब होता है कुतरना या घिसना। अपवर्तन का मतलब होता है गतिशील में, अपवर्तन का मतलब होता है कुतरना। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? कुतरना, यानी एक स्थान पर बैठे बैठे किसी चीज को खुरसते रहते हैं तो वो क्रिया कहलाती है अपवर्तन की। ठीक है, अब ये अपक्षय की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से भौतिक, रासायनिक और जैविक तीन तरह से होती है। अगर मैं भौतिक की बात करूं तो भौतिक अपक्षय किससे होता है? सूर्यताप से, ओलाव से, वर्षा से और वायु से। ठीक है, कैसे होता है कि सूर्यताप में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें जो है जब किसी चट्टान पर पड़ती हैं तो वो, जैसे ये स्थलीय क्षेत्र है, यहाँ सूर्य की किरणें पड़ी तो ये क्षेत्र गर्म हो जाता है। गर्म होता है तो चट्टानें फैलती हैं,
और जब रात को, जब शाम को, जब सूरज की किरणें विकृत हो जाती हैं तो ये जल्दी से क्या हो जाती है, ठंडी होती है, ठंडा होती है तो फिर सिकुड़ती है। तो इस क्रिया से जब किसी चीज का फैलना और सिकुड़ना चलता रहता है तो भौतिक अपक्षय सूर्य ताप द्वारा हो जाता है। ऐसे ही ओलों के द्वारा, ओले जब गिरते हैं तो चट्टानों को कमजोर करते हैं। ऐसे ही वर्षा, वर्षा भी काम क्या करती है, घोलने की क्रिया करती है। और वायु के करके काम क्या है, घर्षण के द्वारा। वायु जब बहती है तो वो घर्षण करती हुई चलती है और इसके द्वारा जो होते हैं वो कहलाते हैं भौतिक अपक्षय। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की। तो इसमें होता है ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, डिस्लोलेक्शन और जलीयकरण। ऑक्सीकरण की क्या क्या होती है कि जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है वायु में साथ मिल जाती है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगती है। जल और ऑक्सीजन मिलकर जब चट्टानों को तोड़ने को का कमजोर करने का काम करते हैं तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि जंग लगना, जब जंग लगती है लोहे पर तो वो क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण की क्रिया। ठीक है। और कार्बोनेशन यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल का काम होता है तो वो कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेशन। डिसोलेशन क्या होता है कि जब क्रिया जो होती है वो जलीय क्रिया और डिसलोरेक्शन क्रिया लगभग एक जैसी होती हैं कि इसमें वायु में जो गैसेज हैं उन गैसेज का प्रभाव से जो क्रिया होती है वो डिसलोरेक्शन। और जलीयकरण यानी कि जल के प्रभाव से जो क्रिया होती है, जल का काम क्या होता है कि चट्टानों में अगर मैं बात करूं, ये चट्टान है, ठीक है। अब इन चट्टान में जल भर गया, यहाँ पे जल भर गया, बर्फ जम गई, बर्फ जम जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे ये घिरिया जो है चटकान अपने तटों को चटकाती रहती है और उनको बड़ा करती रहती है। तो ये अपक्षय क्रिया बढ़ती जाती है तो इसे कहते हैं जलीयकरण की क्रिया। ठीक है। अब देखो नेट में क्या क्वेश्चन आया, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें जो ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, ये सिंपल ये कहें रासायनिककरण, रासायनिक जो अपक्षय होता है इसमें सबसे मुख्य कारक कौन सा है। ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ, बताओ क्या होगा कारक, बताओ, सोचो, मुझे कमेंट में बताओ। अगर बिना देखे तुम बता सकते हो मेरे आंसर देने से पहले, तो इसको पहले ही कमेंट करके बताना कि तुम्हारे नजर में कौन सा है। मैं बताती हूँ इसका आंसर कि इसमें जो मुख्य रूप से कार्य करता है वो है हमारा जल। जलीय क्रिया द्वारा इसके जो अपक्षय होता है वो क्रिया कहलाती है रासायनिक अपक्षय। में मुख्य क्रिया कारक कौन सा होता है, जल का मुख्य कारक होता है, अन्य कारक नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जैविक अपक्षय। तो जैविक जो है जीवाणु, जंतु और वनस्पति, ये सब भी मुख्य रूप से अपक्षय की क्रिया करने में काम आते हैं तो इसको बोलते हैं जैविक अपक्षय। ठीक है। अब जैसे बताती हूँ कैसे होता है जैविक, कि जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु क्या करते हैं, जीव जंतु जब जमीन पे घूमते हैं तो अपने खुरों में जब मिट्टी को दबाते हैं और इस कारण से जो जीवाणु है या वो जो है मिट्टी को कमजोर करते हुए चलते हैं, जिस कारण से यहाँ पर भी अपक्षय की क्रिया अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अपरदन के प्रकार, कि अपरदन कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम अपरदन के प्रकारों की बात करें तो जैसे पहले बताया था कि भौतिक अपरदन, ठीक है, पहला होता है हमारा भौतिक अपरदन। भौतिक अपरदन में क्या होता है कि जहाँ भौतिक क्रियाएं काम करती हैं वो भौतिक अपरदन है। जैसे अपघर्षण, सन्निघर्षण। अपघर्षण किसे कहते हैं, जब चट्टानें आपस में घर्षण करती हैं तो वो क्रिया कहलाती है अपघर्षण। याद रखना, ये भी आते रहते हैं क्वेश्चन है कि अपघर्षण क्या होता है, आपस में घर्षण करना, यानी अपने आप को किसी से रगड़ते हुए चलना, अपने आप को किसी से। अपघर्षण की क्रिया क्या होती है, अपघर्षण यानी कि अपने आप को, अपने आप को घिसते हुए चलना। ठीक है। और सन्निकर्षण किसे कहते हैं, आपस में रगड़ना। अब देखो उसका मतलब क्या होता है, जैसे ये कंकड़ है, ये जो है जब बहता हुआ आगे बढ़ रहा है तो ये क्या है, इस तली से टकराते हुए चल रहा है। तो इस तली से टकरा रहा है तो क्या हुआ, घर्षण हो रहा है, ये अपघर्षण की क्रिया है। और जब ये दोनों कण, यानी साथ में एक कण और है, वो दोनों, ये दोनों कण एक और ये दो, दोनों कण जब आपस में टकराते हुए चलते हैं तो इसे बोलते हैं सन्निकर्षण की
क्रिया। अपवाहन क्या होता है? अपने साथ बहाकर, जो भी कुछ आता है पानी सब कुछ अपने आप साथ बहा के ले आता है, तो उसमें क्या आती है? अपवाहन की क्रिया। ठीक है। जलगति क्रिया क्या होती है? जल का काम क्या होता है? हर चीज को घोलने का, और जब घोलते हैं तो जल गति क्रिया के नाम से जाना जाता है। जल का काम क्या होता है? सिर्फ चीजों को अपने साथ घोलना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गुहिकाएं। गुहिकाएं क्या होती हैं? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो जो है जब किसी, मैं गुहिकाओं का समझाती हूँ। जैसे देखो ये नदी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढे में यहाँ पे कहीं कंकड़ फंसा हुआ था। बहाव जब नदी का आ रहा है तो क्या हुआ? ये कंकड़ जो है बहता हुआ निकल गया। अब इस स्पेस को जो पूरा करने के लिए पहले तो पानी, और पानी में जो भी कुछ कंकड़ है वो भी इसमें चारों ओर घूमते रहते हैं, और इस तरह से जो गुहिकाओं का निर्माण होता है, इसे जल गर्तिका भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्पाटन। उत्पाटन का काम क्या होता है कि जब ये, अब इसको ये निकाल के ले जा रहा है तो क्या कर रहा है? उत्पाटन। ठीक है। यानी अपने साथ जब बहा के ले जा रहा है तो उत्पाटन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जैविक अपरदन वनस्पति जीव जंतु, ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ, और मानव के द्वारा होता है। ठीक है। रासायनिक अपरदन किससे होता है? संक्षारण, परिवहन और घुलन क्रिया। संक्षारण की क्रिया क्या होती है कि जब अपने ही जगह पर, संक्षारण की क्रिया में क्षरण होना, अपने संक्षारण क्षरण की क्रिया होना। ठीक है। क्षरण किसे कहते हैं? नष्ट होना। क्षरण की क्रिया कहलाती है संक्षारण। घुलन क्रिया घुलने की क्रिया होती है। और कार्बोनेटीकरण क्या होता है? बता चुकी हूँ मैं पहले, ऑक्सीकरण कार्बोनेशन बताया था। ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया, जल के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो कार्बोनेटीकरण कहलाती है। ठीक है। अपघटन, जल का अपघटन, जल का अपने स्थान पर अपघटन होना। और नेक्स्ट आता है परिवहन। परिवहन की क्रिया क्या होती है? जब जल परिवहित होता है तो वो क्रिया कहलाती है अपरिवहन की क्रिया। ये है हमारे ब्रज शक्तियां का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी कि अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ये नेट में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, वो मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब, और मेरे चैनल में जितना शेयर कर सकते उतना करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का। थैंक यू।